मुजफ्फरनगर शहर में एक मशहूर हकीम थे। हकीम का नाम था हकीम रब्बानी। जब वो अपने दवाखाने का प्रचार प्रसार कराते थे, होर्डिंग्स लगवाते थे या दीवारों पर पेंटिंग कराते थे या पोस्टर लगाते थे, तो वो एक स्लोगन लिखते थे, हताश और मायूस रोगी निराश ना हो, यानी उनसे संपर्क करें। हम हकीम रब्बानी का जिक्र किसी रोगी के लिए नहीं कर रहे हैं। यह हकीम रब्बानी का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पोस्टर पर लिखा गया स्लोगन हताश और मायूस निराश ना हो, उनसे संपर्क करें, वो मुजफ्फरनगर और शामली की सियासत में लोगों की जुबान पर चल रहा है। जुबान पर इसलिए चल रहा है कि सियासत में हताश, निराश और मायूस कर दिए गए दो पिता पुत्र एक ऐसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए हैं जो अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। तो समाजवादी पार्टी ने उनके लिए दरवाजा बंद कर लिया। मायावती की तरफ से उनको इनविटेशन नहीं मिला, कांग्रेस ने कभी उनके लिए दरवाजे खोले नहीं, और जिस राष्ट्रीय लोकदल में है उन्होंने इन दोनों पिता पुत्र को जाने के लिए अपना रास्ता दे दिया है। यानी कौन है ये पिता पुत्र जो इन सभी राजनीतिक पार्टियों से हताश, निराश और मायूस होकर अब उस पार्टी में जा रहे हैं जो अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। तो आने वाले समय में इन पिता पुत्र का क्या होगा? हताश, निराश और मायूस ये पिता पुत्र मुजफ्फरनगर और शामली की सियासत में आगे क्या करेंगे, मैं ये आगे आपको अपडेट में बताऊंगा। मैं राशिद अली हूं और रोजाना की तरह आपके लिए फिर से एक अपडेट लेकर के आया हूं। रोजाना की तरह ही आपसे फिर एक अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। जिस राजनीतिक शख्सियत की हम बात कर रहे हैं उसने अपना सबसे पहला चुनाव मुजफ्फरनगर जिले की थाना भवन, जो अब शामली जिले की विधानसभा सीट है, उस पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक चुनकर चले गए। इसके बाद उन्होंने विधानसभा सीट बदली और 1989 में ये मोरना चुनाव लड़ने पहुंच गए। मोरना से भी ये विधानसभा का चुनाव जीत गए और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने। हालांकि 1996 में जब विधानसभा का चुनाव आया तो इस बार इन्होंने मोरना को भी छोड़ दिया और ये फिर से थाना भवन विधानसभा सीट पर पहुंच गए और 1996 के विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने जीत दर्ज की। यानी ये राजनीतिक शख्सियत तीसरी बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक के रूप में जा चुकी थी। इसके बाद 1999 का लोकसभा चुनाव आता है। कैराना लोकसभा सीट पर यह राजनीतिक शख्सियत चुनाव लड़ती है और लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन जाते हैं। इसके बाद साल 2006 में जब उत्तर प्रदेश की राज्यसभा कोटे की सीट से उद्योगपति अनिल अंबानी इस्तीफा दे देते हैं, तब मुलायम सिंह यादव इस राजनीतिक शख्सियत को राज्यसभा भेज देते हैं। यानी 1985 से सिलसिला शुरू हुआ जो इनकी जीत का, वो लगातार 2006 तक भी जारी रहा। साल 2012 में इस राजनीतिक शख्सियत ने अपने बेटों को मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ाया और साल 2012 में इनके बेटे नवाजिश आलम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहली बार मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना विधानसभा सीट से विधायक बनकर जा चुके थे। यानी अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किस राजनीतिक शख्सियत की बात कर रहे हैं। हम रमीर आलम खान की बात कर रहे हैं जो 3 बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा के विधायक रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, लोकसभा के सांसद रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। अपने राजनीतिक उरूज पर चल रहे अमीर आलम खान और उनकी फैमिली के लिए साल 2013 किसी तरह से अच्छा नहीं आया। साल 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं और मुजफ्फरनगर दंगों का आरोप अमीर आलम खान पर लगता है। हालांकि अमीर आलम खान के खिलाफ किसी तरह का कोई अपराध मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित किसी थाने में दर्ज नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर हमलावर रही। हमलावर इसलिए रही, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही कि अमीर आलम खान ने कवाल कांड के बाद जिन लोगों को जान से पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अमीर आलम खान ने उनको छुड़वाने का काम किया था। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोप के बाद से समाजवादी पार्टी ने भी अमीर आलम खान से किनारा कर लिया। किनारा कब किया? जब साल 2017 के विधानसभा के चुनाव आए तो समाजवादी पार्टी ने बुढ़ाना के विधायक और उनके बेटे नवाजिश आलम खान को टिकट देने से इनकार कर दिया। अमीर आलम खान और नवाजिश आलम खान ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और बहुजन समाज पार्टी का दामन पकड़ा। बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और इस बार अपने चिरपरिचित अंदाज की तरह इन्होंने फिर सीट बदली और मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने नवाजिश आलम चले गए। नतीजा जब आया तो नवाजिश आलम की हालत खराब थी, यानी उनको लोगों ने वोट नहीं की और कुछ हजार वोटों तक नवाजिश आलम अपने चुनाव
चुनाव में सिमट कर रह गए। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर हार के बाद अमीर आलम और नवाजी आलम को लगा कि अब बहुजन समाज पार्टी में उनका सियासी कैरियर आगे नहीं बढ़ सकता है। तब अमीर आलम खान और नवाजी आलम खान ने सोचा कि जिस राष्ट्रीय लोकदल के बैनर पर वो सांसद बने और विधायक बने थे, अगर उसी लोकदल में वापसी कर ली जाए तो शायद उनका सियासी समीकरण बदल सकता है। इसी के मद्देनजर अमीर आलम खान और नवाजी आलम खान ने बहुजन समाज पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया और राष्ट्रीय लोकदल में इस उम्मीद से शामिल हो गए कि मुजफ्फरनगर दंगों का जो आरोप उन पर लगा है शायद वो धुल जाए। अमीर आलम खान को उम्मीद थी कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं हताश और निराश और मायूस सियासत में उनके लिए फिर से संजीवनी बन सकता है। उन्हें उम्मीद थी कि अगर वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे तो नवाजी आलम को जरूर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन मौका देगा। लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव में न राष्ट्रीय लोकदल ने नवाजी आलम को टिकट दिया, न समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से उनको टिकट मिला। यानी राष्ट्रीय लोकदल ने अमीर आलम खान और नवाजी आलम खान को दरकिनार कर दिया। अब अमीर आलम खान को उम्मीद थी कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा तो लोकसभा चुनाव में हो सकता है राष्ट्रीय लोकदल उनको कैराना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा दे, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा दे या नवाजी आलम को चुनाव लड़ा दे। हालांकि इस बीच खबर भी आई थी, खुद पूर्व सांसद अमीर आलम खान सोशल मीडिया पर आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, अब राजनीति नवाजी आलम खान करेंगे। साल 2024 आते आते जय राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। तब अमीर आलम खान मायूस हो गए, निराश हो गए और हताश हो गए, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद हो चली थी कि नवाजी आलम को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के तहत टिकट नहीं मिल सकता है। तब से ही उम्मीद लगाई जा रही थी कि अमीर आलम और नवाजी आलम खान पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन इन दोनों को बताया जाता है कि उम्मीद थी कि जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल सत्ता में शामिल होगा तो हो सकता है सत्ता का सुख अमीर आलम खान और नवाजी आलम खान को मिल जाए और वो सत्ता का फायदा उठाते हुए अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाशने लगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के बाद इन दोनों पिता पुत्र को हाशिए पर ही रखा गया। लोकसभा चुनाव के बाद जब चंदन चौहान बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद बन गए और मीरापुर विधानसभा सीट बाई इलेक्शन के लिए तैयार हो गई, तब भी अमीर आलम खान को उम्मीद जगी कि शायद राष्ट्रीय लोकदल पर मीरापुर विधानसभा सीट रहेगी और मीरापुर विधानसभा सीट पर अमीर आलम खान अपने बेटे नवाजी आलम खान को चुनाव लड़ा देंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर इस बार भी ऐलान किया था कि जयंत चौधरी ने नवाजी आलम को चुनाव लड़ाने के लिए हरी झंडी दे दी थी। फेसबुक पर उनके समर्थकों ने बधाई भी देनी शुरू कर दी थी। लेकिन जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो नवाजी आलम का नाम कहीं नहीं था। इस बार मिथिलेश पाल को राष्ट्रीय लोकदल ने मीरापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बना दिया। यहीं से अमीर आलम खान और नवाजी आलम खान राष्ट्रीय लोकदल से नाराज हो चुके थे। बताया जाता है, राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि इस बीच अमीर आलम खान और नवाजी आलम खान ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अखिलेश यादव ने इनको अपनी पार्टी में शामिल करने से मना कर दिया। ऐसा राजनीतिक सूत्र बताते हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा के खराब प्रदर्शन को देखते हुए अमीर आलम खान और नवाजी आलम खान ने बसपा से वैसे ही दूरी बनानी शुरू कर दी। यानी उन्होंने बसपा का दरवाजा खटखटाना उचित नहीं समझा। समाजवादी पार्टी ने मना कर दिया और कांग्रेस ने कभी उनके दरवाजे खोले ही नहीं। ऐसे में अमीर आलम खान और नवाजी आलम खान परेशान थे। इसी बीच बताया जाता है कि नवाजी आलम और अमीर आलम खान दोनों आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर के संपर्क में आ गए। तय हो गया कि जल्द ही नवाजी आलम खान और अमीर आलम खान चंद्रशेखर के सामने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन इसी बीच मीरापुर के उपचुनाव के बाद जिस तरह से कादिर राणा के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसको देखते हुए दोनों पिता पुत्र ने बताया जाता है कि अपने कदम पीछे खींच लिए। उसकी भी एक वजह है कि उन्होंने किस वजह से ये पैर खींचे थे। खैर, वो वजह क्या है उसका जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन अब जिक्र इसलिए करेंगे कि साल 2013 से राजनीतिक लिहाज से हताश, निराश और उदास अमीर आलम खान और नवाजी आलम खान के लिए जब सपा ने दरवाजे नहीं खोले, बसपा में वो जाना नहीं चाहते थे, कांग्रेस ने उन्हें कभी लेने की कोशिश नहीं की और राष्ट्रीय लोकदल ने उनके जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। ऐसे में हताश, निराश और मायूस अमीर आलम खान और उनके बेटे नवाजी आलम खान ने अपने वजूद के लिए, खुद को खड़ा करने के लिए संघर्ष कर रही आजाद समाज पार्टी काशीराम में जाने के लिए योजना बनाई और बुढ़ाना विधानसभा सीट पर नवाजी आलम को
फिर से चुनाव लड़ाने की योजना बनाई और इसी के मद्देनजर अमीर आलम खान और नवाजिश आलम खान जल्द ही आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो जाएंगे। आज़ाद समाज पार्टी में शामिल होने के बाद अमीर आलम खान और नवाजिश आलम खान की अगली रणनीति क्या होगी? क्या वो बुढ़ाने से चुनाव लड़ेंगे? क्या वो चुनाव जीत पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अमीर आलम खान ने जब राजनीतिक संन्यास की घोषणा कर दी थी, उन्होंने कहा था वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, अब राजनीति केवल नवाजिश आलम खान करेंगे। तो क्या आज ये देखा जाएगा कि जब वो चंद्रशेखर के सामने पार्टी ज्वाइन करेंगे तो राजनीति से संन्यास ले चुके अमीर आलम खान क्या वापस राजनीति में सक्रिय होंगे? और नवाजिश आलम का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज़ाद समाज पार्टी में शामिल होने पर राजनीतिक हलकों में यह भी सवाल तैर रहा है कि राजनीतिक रूप से जनता द्वारा हाशिए पर कर दिए गए ये पिता पुत्र आज़ाद समाज पार्टी के लिए कितना लाभदायक होंगे। क्योंकि जब नवाजिश आलम मीरापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे तो उनको कितनी वोट मिली थी, ये भी आज़ाद समाज पार्टी के नेता सोच रहे होंगे कि अमीर आलम खान और नवाजिश आलम खान से उनकी पार्टी को कितना लाभ होगा।